प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की घटनाक्रम से और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तेजी से अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, उन सभी लोगों तक मैसेज पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए जो परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और जो भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले घटनाक्रम से। ऐतिहासिक घटनाक्रम में क्या हुआ है देश में और दुनिया में, इसको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज 9 दिसंबर है और 1992 के दिन गुजरात में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा शुरू हुई थी। ये आज की तारीख 9 दिसंबर 1998 को अमर्त्य सेन को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, अमर्त्य सेन को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात की थी। अर्थशास्त्र यानी जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कल्याणकारी होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, ये बात की थी। 1950 में आज ही के दिन मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था। 1950 में आज ही के दिन मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था। 1799 में मीट्रिक सिस्टम अपनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। मीट्रिक सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस बना। 1903 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिनके बारे में आपसे चर्चा हुई है। आइए पहली घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। क्या हुआ है देश में और दुनिया में? पहली बड़ी खबर क्या है आपके लिए? संघ लोक सेवा आयोग 2023 से भारतीय रेलवे के लिए अलग परीक्षा आयोजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, 2023 से यूपीएससी भारतीय रेलवे के लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई। घोषणा के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा कि भर्ती विशेष रूप से डिजाइन की गई है। एक परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जो परीक्षा के डिजाइन बनाया गया, तरीका बनाया गया, उसके माध्यम से की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। SIRM मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को, ध्यान दीजिएगा, रेलवे की इस विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या कहा जा रहा है कि पात्र अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठना होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2023 का उपयोग IRMS, ये उल्टा हो गया, सही कर लीजिएगा, ये नहीं है, IRMS मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। इसलिए IRMS 2023 को उसी के कार्यानुसार अनुसूचित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग 2023 में रेलवे के लिए क्या कर रहा है? एक एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है और वो एग्जाम क्या है? IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं तो जो सिविल का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए, उस एग्जाम को बेस बना करके उस विद्यार्थी को उस एग्जाम में बैठना होगा। फिर उससे स्क्रीनिंग करेंगे कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स को। जो उसका प्री क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को IRMS 2023 की मेन एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो स्क्रीनिंग बना दिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी परीक्षा में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया गया है और इसका उद्देश्य है कि रेलवे में IRMS में जो है अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और विद्यार्थियों को उसके लिए चयनित किया जाए। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। टेक्नोटैक्स 2023 कर्टेन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया। टेक्नोटैक्स 2023 कर्टेन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया। टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई में किया जाएगा। यह टेक्नोटैक्स उद्योग से जुड़ा भारत का प्रमुख शो है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाएगा। यानी आयोजन कौन सा विभाग कर रहा है? वो है वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है, 22 से 24 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य भारत और विश्व के शीर्ष CEO, निर्माताओं, उद्योग सहकर्मियों से मिलने हेतु लोगों की पहुंच और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना है। टेक्नोटैक्स 2023 स्टार्टअप उद्यमियों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। तो दो तीन बातें आपके सामने आई। पहली तो बात आई कि टेक्नोटैक्स 2023 कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। मुंबई में हो रहा है। इसका कौन आयोजन कर रहा है? इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। फिर क्या इसका उद्देश्य है कि जो बड़े बड़े कंपनियों के CEO हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, ऑनर्स हैं, उनसे मिलना और साथ ही जो उनके साथ में स्टाफ है, सहकर्मी है, इन सबसे मिलने के लिए अवसर मिलेगा। किनको? जो स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। स्टार्टअप आज पूरे भारत में चल रहा है। विश्व स्तर पर हमारे स्टार्टअप को बहुत महत्व दिया गया। तो उन उद्यमियों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा कि वे उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेक्नोटैक्स 2023 के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताई हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला घटनाक्रम क्या है? ध्यान दीजिएगा। दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के जंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में स्थापित किया गया। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई पहली चीज हो जरूर याद रखना चाहिए। तो पहला ड्रोन स्टेशन कहां पर? मेघालय राज्य की बात हो रही है। और कहां पर? गारो हिल्स जिले के जंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में स्थापित किया गया है। तो जंगजल इंपॉर्टेंट हो गया, गारो हिल्स जिला इंपॉर्टेंट हो गया, मेघालय राज्य है। क्या कहा जा रहा है कि मेघालय ड्रोन का उपयोग कर दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी अब ड्रोन से दवाइयां पहुंचेंगी। अभी तक शादी विवाह हो रहे थे, देश की सुरक्षा हो रही थी, लेकिन अब दवाइयों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और ये पहला राज्य बना है मेघालय। ड्रोन का इस्तेमाल टीकों, दवाओं और आपातकालीन किटों को पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ड्रोन की पेलोड क्षमता 3 से 5 किलोग्राम है। यानी 3 से 5 किलोग्राम तक की मेडिसिन, दवाइयां, इंजेक्शन, ये सब पहुंचाए जा सकते हैं। दवा वितरण को तृतीय पक्ष ड्रोन लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता टेक ईगल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो कौन सी एक कंपनी है? ड्रोन लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता। कौन सी कंपनी? टेक ईगल के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा के प्रश्न कौन से हो गए आपके लिए? ये हो गया कि भाई पहला ड्रोन वाला राज्य कौन सा है? तो दवा के लिए तो उत्तर हो गया मेघालय है। मेघालय में कहां पर है? तो गारो हिल्स है। गारो हिल्स आप जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पर्वत श्रेणियां हैं। तो गारो हिल्स जिले के जंगजल ये जिले के अनुमंडलीय अस्पताल में, हॉस्पिटल में ये व्यवस्था की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन सी कंपनी कर रही है? तो टेक ईगल, इसका भी नाम याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी चीजें हैं आप उन्हें जरूर जो है लिखते रहिए। अब जैसे मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे बन सकता है, ऐसी ही चीजों को आप भी करिए।
हाथ से फटाफट लिखते रहें, उससे क्या होगा, मस्तिष्क में कहीं अंकित हो जाएंगी और जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर आपके सामने आएंगी। दिल धोखा दे सकता है, दिमाग नहीं दे सकता, मैं डेली कहता हूं आपसे, इसलिए जरूर इसको करिएगा क्योंकि दिमाग में अंकित होना बहुत जरूरी है। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने की अग्रणी महिलाएं विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो एक उद्देश्य है कहीं न कहीं स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन की दिशा में कि स्वास्थ्य और विज्ञान को हम कैसे लेके चले, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, क्या चीजें हो। तो इससे अग्रणी महिलाओं विषय पर एक सम्मेलन हुआ है, ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ही सामान्य ढंग से चर्चा के दृष्टिकोण से। आइए अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ चलते हैं। भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश की आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भरता को कम किया जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया प्रकोष्ठ ने एक बयान में कहा कि अमूल बॉन्ड के तहत दूध का विपणन करने वाले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारियों ने श्रीलंका में दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये क्या है, ये इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका के बीच किस फील्ड में एग्रीमेंट हो रहा है या किस फील्ड में जो है बातचीत हो रही है, वो है मिल्क का फील्ड। श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं कि बहुत तंगी हालत से गुजर रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है। तो क्या कहा जा रहा है कि कौन इन्वॉल्व होगा? अमूल के बारे में आप जानते हैं, अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। और क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की बात की जा रही है, एनडीडीबी। ये करनाल, ये आपका आनंद गुजरात में है। ये एनडीडीबी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो दुग्ध के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि इसके अधिकारी और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारी, इन लोगों ने मिलकर के इस तकनीकी सहायता को बढ़ाया है। यही पर ध्यान दे लीजिएगा कि एनडीडीबी के साथ साथ एक संस्थान है, इसका नाम है एनडीआरआई। एनडीआरआई का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सारे विद्यार्थी, ये करनाल में है, हरियाणा में, करनाल हरियाणा में है। ये एक इंस्टीट्यूट है और ये एडवाइजरी बॉडी है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, पूरे भारत में मिल्क के क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उस पर नियंत्रण करती है और ये आनंद गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, वो करनाल हरियाणा में है। तो ये श्रीलंका के लिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ये सारी चीजें हुई हैं, इन बातों को याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि परीक्षाओं में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है सतत प्रयास। अगर आप कंटिन्यूअसली लगे हैं तो आप अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। इसके लिए फिर किसी की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है और आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने भी कह दिया है। तो आप कर्म पर रहें, अपना कार्य करें, सफलताएं धीरे धीरे करके आपके जीवन में शामिल होती जाएंगी और जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। आइए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है, नागपुर मेट्रो ने 3140, ध्यान दीजिएगा, नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके
सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये देखिए, इतना मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण किया है। किसने? नागपुर मेट्रो ने। और देखिए क्या बातें हुई हैं, इसका नाम किसमें आ गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा हासिल किया गया था। वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वायाडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन छत्रपति नगर, 3 मेट्रो स्टेशन छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर है। इन स्टेशनों को विशेष योजना की आवश्यकता होती है जो साइट विशिष्ट बाधाओं और डबल डेकर वायाडक्ट आवश्यकताओं को विधिवत शामिल करते हुए द मेट्रो की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेशन विशिष्ट है। तो आपके लिए परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि नागपुर मेट्रो ने क्या किया है। नागपुर मेट्रो, तो ये कहा गया है कि 3140 मीटर या 3.14 किलोमीटर क्या बनाया है? डबल डेकर वायाडक्ट, डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 स्टेशन इसमें आए हैं, तीनों स्टेशन का आपको ध्यान रखना है। कौन से स्टेशन है? जयप्रकाश नगर है, छत्रपति नगर है और उज्जवल नगर है। इन तीनों नगर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि 3 नगर बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए, परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आएंगे। खासतौर से ऐसे प्रश्न जब कोई बड़ी स्तरीय परीक्षा होती है वहां देखते हैं। जो मैं तैयारी आपके साथ में करवा रहा हूँ या जिस तैयारी में हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, उसका उद्देश्य आपकी सभी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरओ या आरओ की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, सीडीएस, राज्य स्तरीय सभी परीक्षाएं। तो ये एक ब्रॉड स्टडी है आपकी, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक सेट करते रहिएगा। निश्चित रूप से परीक्षाओं में आपको दिखेंगे और आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। आइए अगली घटनाक्रम पर चलते हैं। आज की 7वीं न्यूज आपके लिए क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन की नई रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व की निरंतर की खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर से इसी बात को समझिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की बात हो रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसने एक नई रिपोर्ट दी है। क्या नई रिपोर्ट दी है? उस नई रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? रिपोर्ट है द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, भविष्य में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व की निरंतर की खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट का उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों के स्थायी, लचीले और समावेशी भविष्य के लिए रणनीतिक सोच तथा कार्यों को प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। देखिए, ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि जैसा वर्तमान चल रहा है अगर वैसा ही रहा तो खाद्य असुरक्षा हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, खाद्य असुरक्षा हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि भारत जो है इस समस्या से बराबर जूझ रहा है, समस्या को निपटाने का प्रयास कर रहा है और भारत ने बहुत सारे देशों में इस वर्ष गेहूं को भेजा है। कई देश, 10 से ज्यादा देश जो आपके सामने हैं, चर्चा का विषय रहे हैं। अफगानिस्तान को भी भेजा है पाकिस्तान के रास्ते से। तो कहने का मतलब है कि अरब के कई देशों में, अफगानिस्तान में भी ये खाद्य के संदर्भ में गेहूं की सप्लाई की गई है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो कहती है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षा के लिए कैसा क्वेश्चन बनता है, कौन सी रिपोर्ट पूछी जाती है या क्या पूछा जाता है, उसे आपको दिमाग में रखना होगा। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए और देश के लिए भी। यूएस थिंक टैंक, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
क्या कहा जा रहा है कि यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022-23 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 22-23 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। 2022-23 की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि हम लोग हर चीज पाकिस्तान को लेकर चलते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए दुखद है, ये दोनों देशों के लिए है, क्योंकि मानव मरेगा और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। यमन दूसरे स्थान पर है, म्यांमार तीसरे पर है, इथोपिया 5वें पर है, नाइजीरिया 6ठे पर है और अफगानिस्तान 7वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, और भारत 8वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान की भी याद रखिए, ये नंबर 1 पे है, और इसके बाद में आपका हमारा देश इंडिया 8वें नंबर पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग रिपोर्ट जो आई है यूएस थिंक टैंक की, ये एक सचेतक है, एक सूचना वाहक है, एक जागरूकता की दृष्टिकोण से है कि ऐसी स्थितियों को कम से कम किया जाए। आइए अगले घटनाक्रम में चलते हैं, और घटनाक्रम है आपका क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए पूछे जाने वाले हैं। मैं प्रतिदिन एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, जिसका उद्देश्य है कि आपको करंट अफेयर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करा सकूं। तो इसलिए उसको कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपना जवाब देंगे। अनावश्यक की वार्तालाप करने की बजाय हम लोग चीजों को करेंगे, तो नहीं कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिक विकास में सहायक होगी। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 13 दिसंबर। फटाफट जवाब दीजिए, आपको आते हैं ये प्रश्न, सब आपने पढ़ रखे हैं, हमारी कक्षाओं में सभी विषयों पर चर्चा होती रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तुरंत जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको इस बारे में मालूम होगा, मैंने कक्षाओं में बहुत बार चर्चा की है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में एक घोषणा की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 1948 में, और कहा कि अगर कोई देश या राज्य इसका पालन नहीं करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बड़ी कार्रवाई की बात की गई। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस और स्टेट। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको, ये डिक्लेरेशन है जिसमें ये बात कही गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक संस्था है जो मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही है। भारत में अगर आ जाएंगे तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। भारत में अगर और देखेंगे तो एनएचआरसी लागू है, सभी बातें हम अपनी कक्षाओं में करते हैं। एसएचआरसी लागू है, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं, और 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के माध्यम से ये जो डेट डिसाइड हुई है 10 दिसंबर, ये मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है, और ये बताने के लिए है कि हमें इनको सजोने के लिए, इन्हें संवारने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। देशों के लिए है, राज्यों के लिए है, ताकि वे सावधानी बरतें। सबसे ज्यादा मानवाधिकार का हनन सेना और पुलिस के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से लोगों के हितों का संरक्षण हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी हैं आपको, ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसे सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मान में प्रतिवर्ष इसे विशेष तिथि पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मानवाधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर 1950 में 4 दिसंबर को स्थापित किया गया था। पहले ये था, लेकिन बाद में जो है 10 दिसंबर फाइनली हो गया। तो ये व्याख्या को याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट जवाब देना है आपको। बताइए, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, एक बड़ा व्यक्तित्व जिसकी वजह से विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है 10 दिसंबर। ये डेट है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट। और इनकी इच्छा थी कि उनके धन का सही जगह उपयोग किया जाए। इनकी वसीयत को ध्यान में रखते हुए नोबेल प्राइज जैसी चीजें दी जाने लगी। नोबेल प्राइज, बड़ा योगदान है इनका मानव सभ्यता में उन तमाम लोगों के सम्मान के लिए जो कुछ अलग कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, शरीर क्रिया विज्ञान, मेडिकल साइंस में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में, ऐसे विषयों पर जो योगदान दे रहे हैं उन सब के लिए इनके इस पुरस्कार से कहीं न कहीं प्रोत्साहन होता है और उनके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास होता है कि हमने जो किया कहीं न कहीं उसे कोई देखने वाला है। तो आइए देखें, इनके संदर्भ में हमने आपको बताया कि 10 दिसंबर का डेट इसलिए मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि हर साल 10 दिसंबर को मनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। 126 साल पहले आज ही के दिन 10 दिसंबर 1896 में डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। उनके निधन के 5 साल बाद 10 दिसंबर 1901 से पहली बार नोबेल सम्मान दिए गए। तो याद रखिएगा ये डेट 10 दिसंबर 1901, ये आपको याद रखना है। आज 126 साल हो गए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है करंट का। फटाफट ध्यान दीजिएगा और जवाब दीजिएगा। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी अमी घिया, ऑप्शन बी उन्नति हुडा और ऑप्शन डी पीवी सिंधु। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सी उन्नति हुडा। ये इसका आंसर है। देखिए ये आपके सामने इनका चित्र भी आ गया है, इसे याद रखिएगा। आइए, हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला उन्नति हुड्डा बन गई हैं। वह महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक मैच में थाईलैंड की सरून रॉक बिटिटसन से हार गई। तो ये इनका बड़ा व्यक्तित्व बना। और देखिए इन्होंने उन्नति हुडा, इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ये किससे हारी हैं? थाईलैंड की सरून रॉक बिटिटसन, नाम बड़ा टेक्निकल है, सरून रॉक बिटिटसन, याद रखिएगा, इनसे हार गई थी। इन्हें रजत पदक मिला है। आइए अगले महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने मोबाइल फोन के मंदिर के अंदर प्रयोग करने से प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी हैदराबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि उच्च न्यायालय निर्णय में कहा है कि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये उचित है, धार्मिक स्थल है और ऐसा जरूर होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर इस तरह की चीजों से क्या होता है कि जो उनकी मर्यादाएं हैं वो प्रभावित होती हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मंदिर में फोन जमा करने के लिए लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए और इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बहुत सारे मंदिर में है, आप देखेंगे बहुत सारी जगह जाएंगे तो वहां पर है ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था कि वहां पर आपको फोन ले जाना अलाउड नहीं है, आपको पूरा चेक किया जाता है। अभी आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाइए, वहां भी पूरी यही प्रक्रिया है। तो ये चीज तो अच्छी है, फोन वगैरह ले जाना या कोई चीज आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, श्रद्धा में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये सब सारी चीजें नहीं ले जानी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी शिखर धवन। फटाफट बताइए, आप लोग क्रिकेट बहुत अच्छा जानते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ये छठे बल्लेबाज बन गए हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं, 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, रोहित शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा ने 21 गेंदों में 4 चौके, 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाए। उन्होंने 87.09 के स्ट्राइक रेट से प्रहार किया। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है कि कौन है छठे, तो वो हो गए आपके रोहित शर्मा जी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? ये देखिए, एक बड़ी बात आई है आपके सामने। इसके पहले तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इनको लेकर के बात होनी चाहिए थी। और क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उड़ीसा। आप इन्हें पहचानते होंगे तो जरूर उत्तर आप बता देंगे फटाक से। ध्यान दीजिए और बताइए मुझे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जनजातीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है कि आरक्षण हम उन्हें ज्यादा दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और उनके हितों को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए ऐसा कदम उनके दृष्टिकोण से उचित है। फिलहाल हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं, क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में 4% आरक्षण मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पर चीज दिख रही है ये यहाँ पर है, यानी आपके एसटी के लिए कितना है, 32% है। ओबीसी के लिए क्या है आपका 27% है। इन सबका वही रहा। और अनुसूचित जाति एससी के लिए क्या है, 13% है। और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो है 4%। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें संविधान संशोधन में 10% की बात की गई है। 15 में आर्टिकल 15 में खंड 6 जोड़ा गया है, 16 में आर्टिकल 16 में भी खंड 6 जोड़ा गया है और 10% आरक्षण की बात की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है सामान्य वर्ग के। लेकिन ये संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है, ये देखिए विधेयक पारित हो गया है और 76% की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी और कहीं न कहीं न्यायालय का भी विषय बन सकता है। फिलहाल हम लोग देखेंगे इससे क्या होता है। ये अभी तो फिलहाल पारित कर दिया गया है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम ने पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये तो प्रश्न आपको मैंने चर्चा की थी, बहुत जल्दी ही चर्चा आपसे हुई थी, याद करिएगा। अंजलि एंड सागर, दिव्या एंड इमरोज,
यशस्वी एंड अभिनव, मनु भाकर और सरबजोत। फटाफट बताइए, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, आपको इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं डिटेल में। फटाफट आंसर दीजिए क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मनु भाकर और सरबजोत। ध्यान दीजिएगा, इनको जो है ये सम्मान मिला है, ये जीत मिली है, इनका ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भोपाल में एमपी शूटिंग अकादमी रेंज में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का खिताब जीता है। इस जोड़ी ने कर्नाटक की दिव्या टीएस और इमरोज को 16-4 से हराया है। मनु और सरबजोत क्वालिफिकेशन के दौर में भी 575 अंक से शीर्ष पर रहे थे, जबकि कर्नाटक की जोड़ी 573 अंक जुटाई थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, मनु भाकर और सरबजोत, और क्या याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम खिताब। ये ध्यान रखना है, इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में तेरह ताली क्या है? तेरह ताली क्या है? ऑप्शन ए फोक म्यूजिक, ऑप्शन बी लिटरेचर साहित्य, ऑप्शन सी वॉक डांस लोक नृत्य, ऑप्शन डी पेंटिंग। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है फोक डांस, यानी लोक नृत्य। इसका सही आंसर है लोक नृत्य, लोक नृत्य। तेरह ताली मध्य प्रदेश की कमर या कंवर जनजाति द्वारा किए जाने वाले एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। मजीरा नामक एक वाद्य यंत्र का प्रयोग इस अनुष्ठानिक नृत्य में किया जाता है, जो कलाकारों के पूरे शरीर पर विशेष रूप से उनके पैरों में बंधा होता है। ध्यान रखने की जो 2-3 बातें हैं उसे आपको देखना चाहिए कि तेरह ताली कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कमर या कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें एक नृत्य होता है। और कौन करता है? सिर्फ महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो मजीरा नामक वाद्य यंत्र होता है। ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो जरूर उनको ध्यान रखना होगा और इनकी गहराई को यहाँ तक जरूर समझना होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश मॉरलिटी पुलिस का भंग करेगा? मॉरलिटी पुलिस, रिसेंटली विच कंट्री विल डिसबैंड द मॉरलिटी पुलिस? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी रसिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। ईरान करेगा, मॉरलिटी पुलिस को भंग करेगा। ध्यान दीजिएगा, ईरान में मॉरल पुलिस यानी नैतिकता पुलिस की यूनिटों को भंग करने का फैसला किया गया। इस पुलिस का काम इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करना था, जिसमें हिजाब भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने हिरासत में एक युवती की मौत हो जाने पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन देखा गया। देखिए, ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार चर्चा की है कि जो ये इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक ड्रेस कोड है, इसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है ईरान के अंदर, और हिजाब भी उसी में शामिल है। ईरान की जो गवर्नमेंट रही, ईरान की जो पॉलिसी रही, ईरान ने शुरुआती दौर में क्या किया, महिलाओं से ये कहा कि अगर आप ये पहनती हैं तो अच्छा होगा, यानी उनसे एक रिक्वेस्टिंग मैनर था, एक बात थी, और इसको उन्होंने फॉलो किया। जब महिलाओं ने उसको फॉलो कर लिया, कुछ दिन बाद कानून बना दिया और एक्ट बना के उसे कंपलसरी कर दिया, उसे बाध्यकारी बना दिया, बाध्यकारी। अब यही एक मुद्दा है कि महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, महिलाएं बुर्के में नहीं रहना चाहती हैं, ऐसा उनकी इच्छा है, तो इसे आप बाध्य नहीं कर सकते। ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, और धर्म तो आस्था विश्वास का विषय है, किसी पर बाध्यकारी ढंग से तो लगाया नहीं जा सकता कि आपको ये करना ही होगा।
और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम उन पर धर्म का प्रभाव नहीं, हम अपनी तानाशाही दिखाते हैं। ऐसा ही ईरान के अंदर हुआ। अब इधर भारत में देख लीजिए, इंडिया में, इसकी भी चर्चा मैंने कई बार की है आपसे। इंडिया में हिजाब पहनने के लिए बवाल था कि हिजाब पहनना है हमको। अब देखिए यहाँ पर उसी बात को, धर्म के मुद्दे को लेकर के यहाँ यही मुद्दा था, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसी संदर्भ में कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में या उन संस्थानों में जहां पर ड्रेस कोड है या जहां पर कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वहां इन्हें धारण ना किया जाए। तो दो अलग अलग कंडीशन, हिजाब के लिए लड़ाई भारत में हो रही है कि हमें हिजाब पहनना है, और वहां हिजाब उतारने की लड़ाई हो रही है। खास बात क्या है, कभी गौर से देखिएगा, हमने तो पहले भी चर्चाएं की है कि ये इस्लामिक कंट्री है, यानी ये इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है। यहाँ हिजाब से मुक्ति चाहिए। और ये कैसा देश है? ये सेकुलर देश है, यहाँ पर हमें चाहिए। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य हो सकती हैं। फिलहाल मैंने आपको जो बताना था बता दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड, ऑप्शन ए फूड सेफ्टी, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी चाइल्ड लेबर। बुडापेस्ट कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा, ऐसी कन्वेंशन की परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, लेकिन इनका स्तर बड़ा है। ये सिविल सर्विसेज में, आरओ में, सीपीएफ में, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, इन परीक्षाओं में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के लिए तैयारी आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी हर जगह बैठ रहा है और वो हर परीक्षा को दे रहा है। ऐसे में तैयारी हमारी व्यापक होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, देखिए साइबर क्राइम को लेके भारत में भी कदम उठाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्ट बना है, और आईटी एक्ट के तहत साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, इन सबको लेके चर्चा है कि कौन सी चीजें हैं, साइबर आतंकवाद क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, इन सब के लिए कार्रवाई है। और ये आईटी एक्ट 2000 का है, सन 2000 का है ये आईटी एक्ट, माने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसके लिए आप देखोगे कि प्रत्येक जिले में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, साइबर सेल बनाई गई है, साइबर सेल बनाई गई है, और साइबर मामलों की विवेचना का अधिकार इंस्पेक्टर को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का क्वेश्चन दरोगा का, इंस्पेक्टर देखेगा, एसआई नहीं देखेगा। एसआई को विवेचना का अधिकार नहीं है। एसआई हत्या की विवेचना कर सकता है, लेकिन साइबर वाले मामलों की विवेचना नहीं कर सकता है। एक्ट में इंस्पेक्टर के लिए, निरीक्षक के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से है। काउंसिल ऑफ यूरोप के साइबर क्राइम कन्वेंशन को बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसे साल 2001 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया, 2004 में लागू हुआ। यह कन्वेंशन साइबर क्राइम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। काउंसिल ऑफ, क्या कहा जा रहा है? काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप के साइबर कन्वेंशन, साइबर क्राइम कन्वेंशन, ये पूरा नाम याद रखिएगा। काउंसिल ऑफ यूरोप के साइबर क्राइम कन्वेंशन को ही, जो ये कन्वेंशन है साइबर क्राइम कन्वेंशन को ही बुडापेस्ट के नाम से जाना जाता है। 2001 में यह हस्ताक्षर हुए और 2004 से लागू है। एकमात्र है, अगर वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर हम बात करेंगे तो ये एकमात्र कन्वेंशन है जो साइबर क्राइम के संदर्भ में कार्य कर रही है। कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं अभिसमय। आइए, ऐतिहासिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। गोल गुंबज, सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक है। ये कर्नाटक के बीजापुर, बीजापुर जिले में है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था 17वीं सदी में।
तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, गोल गुम्बज। देखिए चित्र भी आपके लिए लेकर आए हैं। सारे विद्यार्थियों ये बहुत मेहनत का विषय है, बहुत प्रयास करने होते हैं सब चीजें आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो अगर आपको बातें अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जे में था। ऑप्शन ए फगुआ, ऑप्शन बी फुगड़ी, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी मार्च। प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर है फुगड़ी। तो दिमाग में बैठा लीजिए, फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, ईडन स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, क्योंकि इसका ई ऑप्शन भी हमें देना होगा, और ई ऑप्शन है मोटेरा स्टेडियम। सारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। इसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इतने लोग यहाँ पर इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, इतने लोग बैठ सकते हैं, तो बहुत बड़ा स्टेडियम है। इसे ही अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। आज 20 क्वेश्चन की सीरीज है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए तराइन की लड़ाई, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। देखिए पृथ्वीराज चौहान भी है और मोहम्मद गौरी भी है, दोनों को हम फोटो बनाकर ले आए आपके सामने। सारे विद्यार्थियों तराइन की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा। तराइन की लड़ाई दो है, एक तो 1191 है और एक है 1192। 1191 जो 1191 है और 1192 है। 1191 में मोहम्मद गौरी हारा था, और 1192 में ये जीता था, गौरी जीता। इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान नहीं जीते होंगे, हारे होंगे। अब क्या हुआ, इसी में ले गया था और आपने पूरी कहानी सुनी है। पृथ्वीराज चौहान के जो अपने राज कवि थे उनका नाम था चंद्रवरदाई, और आपने सुना होगा कि शब्द वेदी भार से उन्होंने मारा था उसे। कहा था चंद्रवरदाई ने, 4 बाग 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण का ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। ये कहा था, और इसी के अनुमान के आधार पर उन्होंने शब्द वेदी भार छोड़ा था वहां से, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपका आंसर है तराइन की लड़ाई, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, ऑप्शन बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, ऑप्शन सी सरकार का कुल व्यय, ऑप्शन डी सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। देखिए घाटा शब्द का मतलब ही आप जानते हो, घाटा क्या होता है। घाटा तब होता है जब आय कम हो और खर्चा ज्यादा हो। यानी आय हमारी क्या है, ये कम है, और खर्चा हमारा क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा घाटा। अगर हमारी आय क्या है, ज्यादा है, और खर्चा हमारा कम है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो देश के संदर्भ में राजस्व घाटा का मतलब क्या हुआ,
कि राज्य सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर ही राजस्व घाटा कहलाता है। आइए क्वेश्चन फिर आगे आपके सामने, हालांकि चर्चा हो चुकी है इस पर। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार चर्चा होती है। ये हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया है, इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है विस्तार से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ये देखिए फोटो भी उनकी आ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या इसी को कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था। इनका मानना था अगर किसी राजवंश में कोई वारिस नहीं है, वारिस माने रियल वारिस, तो फिर वो जो है इस पूरे व्यवस्था को हड़प लेंगे और उनके नियंत्रण में कार्य होगा। ऐसे तमाम सतारा, बघाट, झांसी, उदयपुर तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी। करौली वगैरह को इन्होंने इसी प्रक्रिया के अंतर्गत रखा। तो ये इनकी हड़प नीति थी। आपने देखा है शुरुआत से, चाहे आपका प्लासी का युद्ध हुआ हो, चाहे बक्सर का युद्ध हुआ हो, जब उन्होंने अपने आप को स्थापित किया तो उन्होंने नई नई नीतियों के साथ कैसे भारतीयों को डील किया जा सकता है, कैसे भारतीय राजनीतिक और भारतीय शासकीय परिवारों को कैसे डील कर सकते हैं, ये उन्होंने गतिविधियों को अपने हिसाब से मैनेज किया। तो उसी का एक हिस्सा है ये हड़प नीति। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए क्षरण, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी अवसादन। देखिए आप इसका चित्र भी देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही है। ये सब निक्षेप है, यानी ये निक्षेपण का परिणाम है। ये सब धीरे धीरे करके जो इकट्ठा होती जाती है मिट्टी और एक समय जाकर के एक बड़े विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करती है, तो ये बन जाता है डेल्टा। तो इसे याद रखिएगा। सत्रह का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए अकबर शाह, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सी, मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। यानी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया और इस युद्ध का जो परिणाम निकला, उस परिणाम में नादिर शाह की जीत हुई। नादिर शाह की जीत हुई, याद रखिएगा। ये 1739 का करनाल का युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों, आज का आखिरी प्रश्न क्या है, फटाफट देखिए और जवाब दीजिए। विज्ञान का प्रश्न है, सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना होता है? फटाफट बताइए। सारे विद्यार्थियों, इसका बी कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है। बी कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर है 8 विटामिन से बना होता है। 8 विटामिन से मिलकर बनता है। देखिए चित्र में सारी चीज दिखाई जा रही है, कहां से बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है।
प्यारे विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका परिचय कराऊं। प्रतिदिन इस प्रयास में बराबर लगा हुआ हूं और हमेशा ये सोचता हूं कि किस तरह से विद्यार्थियों के हित में कार्य कर सकूं। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये निश्चित मान के चलें कि हम आपको परीक्षा के उन सभी पक्षों से, उन सभी बातों से हमेशा परिचित कराएंगे, रूबरू कराएंगे जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक है। अपना ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए। भगवान कृष्ण के गीता के निष्काम कर्मियों को ध्यान में रखिए। आपके हाथ में कर्म ही है, उसे बेहतर तरीके से करिए ताकि कल के दिन आपको पछताना ना पड़े कि मैं और पढ़ सकता था और बेहतर कर सकता था। तमाम शुभकामनाओं के साथ अपना ख्याल रखें। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर का, परमात्मा का, गॉड का, अल्लाह का, उन तमाम दैवी शक्तियों पर का आपको कृपा बनी रहे ताकि जीवन पथ पर आप आगे बढ़ सकें। जय हिंद।